हाय एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस इनसाइट। आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, जिसमें हम हमारे डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, ट्रेड, वेरियस इश्यूज और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। भारत और श्रीलंका के संबंध लगभग 2500 साल पुराने हैं। इप्सॉस ग्लोबल स्कैन नाम की एक संस्था द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार केवल 4% श्रीलंकन्स भारत के लिए नेगेटिव व्यू रखते हैं। ये वर्ल्ड में बाकी जितनी भी कंट्रीज़ पर सर्वे कराया गया उसमें सबसे कम परसेंटेज है। भारत और श्रीलंका मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि जियोग्राफिकली पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट होता है, और इसलिए श्रीलंका भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात कर लेते हैं हाई लेवल एक्सचेंजेस यानी प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुई कुछ विजिट्स की। साल 2018 में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री श्री रणिल विक्रमसिंघे ने भारत का दौरा किया। साल 2015 में श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री मैत्रीपाल सिरिसेना भारत के दौरे पर आए, और साल 2016 में उन्होंने ब्रिक्स बिम्स्टेक समिट के लिए भारत का दौरा किया। अपनी भारत विजिट पर फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल की कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में अटेंड किया। इसके साथ ही साल 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया था। श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री रणिल विक्रमसिंघे इंडियन इकोनॉमिक्स फोरम अटेंड करने के लिए भारत आए थे, जिसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साल 2015 और 2017 में श्रीलंका के दौरे पर गए, जिसमें साल 2017 को अपनी विज़िट के दौरान डिकोया हॉस्पिटल को श्रीलंकन गवर्नमेंट को डेडिकेट किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 को श्रीलंका में हुए ईस्टर टेरर अटैक के बाद एक सॉलिडेरिटी विजिट के लिए गए। इसके अलावा साल 2017 में फॉर्मर लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने श्रीलंका की पार्लियामेंट की 70वीं वर्षगांठ पर हुए एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन को अटेंड किया था। साल 2018 में कैबिनेट मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी ने श्रीलंका का दौरा किया और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के कोऑपरेशन को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी साइन किया। रिसेंटली साल 2020 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर श्री महिंदा राजपक्षा जी ने भारत का दौरा किया था। ट्रेड एंड कॉमर्स। श्रीलंका सार्क देशों में भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। दोनों देशों के बीच साल 2000 में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ट्रेड में इंक्रीज़ हुआ है। श्रीलंकन कस्टम्स के हिसाब से साल 2018 में बायलैटरल ट्रेड 4.93 बिलियन US डॉलर्स तक पहुंच गया था, जिसमें से भारत का एक्सपोर्ट 4.16 बिलियन US डॉलर्स और भारत का श्रीलंका से इंपोर्ट 767 बिलियन US डॉलर्स था। भारत श्रीलंका में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जिसकी क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट अराउंड 1.239 बिलियन US डॉलर्स हैं। बीते कुछ वर्षों में कई बड़े श्रीलंका इन्वेस्टर्स ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा दोनों देशों के बिजनेस चैम्बर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं टू प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों के बीच डेवलपमेंटल कोऑपरेशन की। भारत की तरफ से 1372 करोड़ रुपए के ग्रांट पर इनिशिएट किए इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के फर्स्ट लॉट को साल 2018 में श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया गया था। ये प्रोजेक्ट 50,000 हाउसिंग टारगेट से शुरू हुआ था, जिसमें बाद में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 और हाउस बनाने का टारगेट दिया। दैट मीन्स विद अ टोटल ऑफ 60,000। भारत श्रीलंका को एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट में भी असिस्ट करता है। साल 2018 में इंडिया ने श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बने 1500 सीट्स के ऑडिटोरियम को श्रीलंका की रुहुना यूनिवर्सिटी को हैंडओवर किया। इसके साथ ही साल 2018 में राइट्स लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच 8,264 मिलियन US डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत 160 पैसेंजर कोचेज़ को श्रीलंकन रेलवेज़ को सौंपा जाना था। इसके साथ ही साल 2018 में 1990 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया गया, जिसका फाइनेंस हुआ अंडर इंडियन ग्रांट्स असिस्टेंस। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने 100 मिलियन US डॉलर्स
लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका के अंडरटेकिंग सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए देने की घोषणा की। इंडिया हर साल 710 स्कॉलरशिप श्रीलंकन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, दैट इंक्लूड स्टडी इन श्रीलंका एंड इंडिया। इंडिया हर साल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम के अंतर्गत 400 स्लॉट श्रीलंकन नेशनल्स को प्रोवाइड करता है फॉर शॉर्ट एंड मीडियम ट्रेनिंग कोर्सेज इन अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स। साल 2017-18 के एकेडमिक सेशन से श्रीलंकन स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं नीट एग्ज़ाम के लिए फॉर MBBS एंड BDS एडमिशन्स। साल 2017 से IIT JEE एडवांस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को श्रीलंका में स्टार्ट किया गया है। इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स विद श्रीलंका। श्रीलंका के साथ हमारे 3 मेन इश्यूज़ हैं। सबसे पहला है तमिल इशू, दूसरा है फिशरमैन का इशू और थर्ड है चाइना इन्फ्लुएंस ओवर श्रीलंका। सबसे पहले तमिल इशू के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका में मेजरली 2 इथनिक ग्रुप्स हैं, सिंहलीज और तमिल, जो कि पावर के लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही आपस में लड़ते जा रहे हैं। सिंहली ग्रुप के हिसाब से तमिल जो ग्रुप है उनको ब्रिटिशर्स रूल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जहाँ पे तमिल रहते थे उधर ज़्यादा ओपन हुए थे, उसकी वजह से उनको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आ गया था। मतलब तमिल ग्रुप के लोगों को इंग्लिश लर्निंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। साल 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ, जिसके बाद सिंहलीज नेशनलिज्म ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा और साल 1956 में सिंहलीज ओनली एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंतर्गत जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी पहले इंग्लिश लैंग्वेज थी ब्रिटिशर्स के टाइम में, उसको रिप्लेस कर दिया गया सिंहलीज लैंग्वेज से, यानी कि नेगलेक्ट कर दिया गया तमिल को। इसके बाद साल 1972 में सिंहलीज ने अपनी कंट्री का नाम सीलोन, जो कि ब्रिटिश के टाइम में हुआ करता था, उससे श्रीलंका रख दिया गया और बुद्धिज़्म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत नेशंस प्राइमरी रिलीजन घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोनों ही ग्रुप्स में इथनिक टेंशन्स काफ़ी बढ़ गए और उसके बाद साल 1976 में LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल्लम, इसकी फाउंडेशन रखा गया अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल वेलुपिल्लई प्रभाकरन। LTTE ने अपने फॉर्मेशन के बाद सिविल वॉर की शुरुआत करी। कब से? साल 1977 से, अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर द राइट्स ऑफ तमिल ग्रुप। 1983 से इनका प्रोटेस्ट जो था वो वायलेंट हो गया, यानी कि आर्म्स और एमिनेशन का भी इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से श्रीलंका के मन में एक परसेप्शन आ गया था कि इंडिया LTTE या तमिल एग्रेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। इसके बाद साल 1987 में टू इम्प्रूव टाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड वॉज साइन बाय फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी और फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट श्री JR जयवर्धने। ये अकॉर्ड इनेबल करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और प्रोविंशियल काउंसिल एक्ट को, यानी कि इसमें एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग कोलंबो ने ये एग्री किया फॉर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू प्रोविंसेस। डिवोल्यूशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल बॉडी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर ट्रांसफ़र। इसके अलावा श्रीलंकन ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाएगा, प्लस LTTE के रेबल्स को भी सरेंडर करेंगे। इस अकॉर्ड के बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को श्रीलंका भेजा गया अंडर ऑपरेशन पवन टू टेक कंट्रोल ओवर जाफना एरिया फ्रॉम LTTE। IPKF के इन्वॉल्वमेंट के बाद प्रभाकरन ने सरेंडर करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इसके बाद IPKF ने जाफना को वापस तो ले लिया, लेकिन एक तरीके से LTTE के साथ उनका कन्फ्रंटेशन काफ़ी हो गया था, जिसके चलते 2 साल बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। प्रभाकरन IPKF के इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी नाराज़ था और साल 1991 में LTTE द्वारा फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी को असैसिनेट किया गया थ्रू अ सुसाइड बॉम्बिंग। साल 2009 में प्रभाकरन मारा गया और उसके साथ ही सिविल वॉर का भी अंत हो गया। इंडिया ने UNHRC में श्रीलंका के अगेंस्ट साल 2009, 2012, 2013 में वोट किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ DMK टाइप पार्टीज़, जो कि तमिल फेवर में रहती थी और ये अलायंस पार्टनर थी कांग्रेस सरकार की, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशंस थोड़े से स्ट्रेसफुल हो गए थे। नाउ द सेकेंड इशू इज़ फिशरमैन इशू। साल 1974 में भारत ने कंडीशनल अकॉर्ड के अंतर्गत कच्छतीव आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके बाद साल 1976 में दोनों देशों ने लेटर एक्सचेंज किया और अग्री किया कि हम एक दूसरे के एरिया में फ़िशिंग नहीं करेंगे। साल 2009 में एक कैथोलिक श्राइन की कच्छतीव आइलैंड पर प्रेजेंस की वजह से
इस आइलैंड को सैक्रेड घोषित कर दिया गया और इंडिया ने इस आइलैंड पे श्रीलंका की सोवरेनिटी को माना। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि तमिल फिशरमैन्स को ये लगता है कि कच्छद्वीप उनका ट्रेडिशनली आइलैंड है और इसलिए वहाँ पे फ़िशिंग का राइट भी उन्हें है। सेकेंडली उनको ये लगता है कि हमारे जो एरिया है, हमारा जो वाटर है, उसमें ग्रेजुअल ड्रॉप हुआ है फ़िश काउंट में और इसलिए उनको उधर की साइड जाना पड़ता है फ़िशिंग के लिए। श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के हिसाब से इसकी वजह से श्रीलंका के फ़िशरमैन की लाइफ खतरे में है, उनकी लाइवलीहुड खतरे में है और सेकेंडली ये इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से श्रीलंकन अथॉरिटीज़ और उनकी नेवी हमारे यहाँ के फ़िशरमैन को कैप्चर कर लेती हैं, उन्हें अरेस्ट कर लेती हैं। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज़ चाइनाज़ इन्फ्लुएंस ऑन श्रीलंका। चाइना का जो ग्रोइंग इकोनॉमिक डोमिनेंस है श्रीलंका के अंडर, वो इंडिया के लिए एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है। जो भी गवर्नमेंट आती है श्रीलंका में, चाइना हमेशा ही उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है बाय गिविंग वेरियस डेब्ट्स फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ऐसा ही एक एग्जांपल है हम्बनटोटा पोर्ट का, आपने नाम सुना होगा, जिसके लिए चाइना ने डेब्ट प्रोवाइड किया था श्रीलंका की गवर्नमेंट को और जिसके रिटर्न ना करे जाने पर इसको 99 वर्षों के लिए चाइना ने अपने पास रख लिया है एंड दैट इज़ अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न फॉर इंडिया। हालांकि भारत ने जापान के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट में 49% स्टेक लेने का निर्णय लिया था, लेकिन अभी राजापक्सा जी ने अपनी लोकल कम्युनिटी के विरोध के बाद इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। कंक्लूजन्स: भारत हमेशा से ही तमिल इशू को उठाता रहा है और उनके डेवलपमेंट के लिए वेरियस ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता रहा है। भारत को स्ट्रेस देना चाहिए कुछ मेजर्स निकालने के ऊपर टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ चाइना ऑन श्रीलंका। दोनों कंट्रीज़ की काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है और इसीलिए दोनों ही के कंसर्न्स को हम दोनों समझ सकते हैं और इसीलिए बातचीत से हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना चाहिए। फ़िशरमैन का इशू भी प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए, कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स इसके लिए लिए जाने चाहिए, कुछ जॉइंट कमीशन के थ्रू इसके मेजर्स लिए जाने चाहिए। थैंक यू।